गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता। तो 1 घंटे का हमारे खबरों का सफर शुरू हो चुका है। हर रोज की तरह एक बार फिर से आज संडे का दिन है श्वेता, लेकिन खबरों में कोई वीक ऑफ नहीं होता और इसीलिए हर रोज हम लेकर आते हैं ये सुपर हिट बुलेटिन। और इस संडे के दिन भी देखिए श्वेता आपके साथ है, अमूमन नहीं होती है, इनका ऑफ होता है, लेकिन देखिए आज आना पड़ा। काम है, काम को ना कैसे कह सकते, इसीलिए हम आपसे भी कह रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा आप हमारे साथ वर्कआउट कीजिए और पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें तमाम वो खबरें होती है जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है। तो देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। देश के कई राज्यों में कुदरत का कहर दरअसल देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही के मंजर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ की अगर बात करें तो यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर हर कोई हैरान है। बाढ़ का रूप ऐसा है कि मानो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने को आमादा है और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई फिल्मी सीन चल रहा है या फिर कोई एनिमेशन चल रहा है, लेकिन ये सच है और इसको देख करके अंदाजा लगाइए कि वहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो चली है। मूसलाधार बारिश शहर शहर कहर बरपा रही है। गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें देखिए, यहाँ सैलाब का तांडव दिखाई दे रहा है। पूरा शहर समंदर में तब्दील हो गया। सैलाब में कारों के साथ तमाम गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आ रही हैं। बाढ़ का पानी सब कुछ ले जाने पर आमादा है। सड़क पर गाड़ियां कागज की नाव की तरह पानी में हिचकोले खाती नजर आ रही हैं। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत में जोरदार बारिश हुई है, जिसके असर से ये हुआ है कि जूनागढ़ शहर में दरिया बहने लगा है। घर, दुकान, मोहल्ले, गली, जहां तक नजर जा रही है कमर से ऊपर तक पानी दिखाई दे रहा है। तबाही का एक और वीडियो देखिए। सड़क पर एक युवक कार के साथ बहता नजर आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार बहने लगी और युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कार के साथ वो भी बह गया। युवक को डूबता देख मौके पर चीख पुकार मच गई। वीडियो बना रहे शख्स के पास मौजूद एक लड़की चिल्लाती नजर आई, लेकिन सैलाब में फंसे युवक को बचाने वाला कोई नहीं था। जूनागढ़ के निचले इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। शहर के भवनाथ इलाके में मौसम की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। यहाँ कई जानवर देखते ही देखते तेज बहाव के साथ बह गए। बारिश के पानी के तेज बहाव के साथ एक मगरमच्छ भी बहकर शहर में जा पहुंचा। पहले गाड़ी के नीचे और फिर सड़क पर मगरमच्छ घूमता दिखाई दिया। जूनागढ़ में हालात बेहद खराब है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में लगी हुई हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी भावनगर, नवसारी, जूनागढ़ और वलसाड़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो जूनागढ़ में हाल बेहाल है तो नवसारी में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कमर तक पानी के बीच लोग गुजरने को मजबूर हैं। जी हाँ, जुलाई के महीने में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसने हर तरफ दहशत फैला दी है। नवसारी से रिपोर्ट सामने आई है, दिखाते हैं आपको। गुजरात के नवसारी में भी हालात कम मुश्किल भरे नहीं हैं। यहाँ भी आसमान से तबाही बरस रही है। सूरत के पास नवसारी जिले में 4 घंटे में 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोगों को बारिश के चलते भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। एक बच्ची भारी बारिश के बीच घर जाने का इंतजार कर रही है। कोई ऑटो नहीं मिला तो बच्ची घुटनों तक पानी के बीच खुद ही आगे बढ़ गई। स्कूल जाने वाले बच्चों को बारिश के चलते खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दाभेल से नवसारी की ओर जाने वाली सड़क पर एक इनोवा कार फंस गई। कार में सूरत के रहने वाले 4 युवक भी सवार थे। लोगों ने किसी तरह युवक को बचाया। तस्वीरें देखिए। इनोवा कार ने बारिश के पानी में जल समाधि ले ली है। गिरनार और दातार पर्वत पर भी भारी बारिश के चलते कालवा नदी उफान पर आ गई है। दुकानों और घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। अब इस तस्वीर को देखिए। गैस एजेंसी के गोदाम में रखे सैकड़ों सिलेंडर तिनके की तरह पानी के बहाव में बह गए। दरअसल बारिश के चलते गोदाम की दीवार गिर गई और सिलेंडर पानी के साथ बहते चले गए। उसको भी क्या यहाँ जब धड़ल्ले से
बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो लगातार हम आपको बता रहे हैं और श्वेता, जिस तरह के बाढ़ बारिश से हालात बने हुए वो वाकई डराने वाले हैं। बिल्कुल, आधे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो देखिए बाढ़ और बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। खासकर मध्य प्रदेश से भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ इस वक्त किस तरह के हालात हैं बताते हैं आपको। शहर शहर जल प्रलय, विनाश भयंकर है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं उफनती नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। कुदरत के कहर के आगे जिंदगी बेबस है। शहरों से लेकर गांव तक लोग सैलाब से जूझते नजर आ रहे हैं। एमपी के बुरहानपुर की तस्वीरें देखिए, सामने सैलाब है, लोग आवाज देकर रोक रहे हैं, बावजूद इसके ट्रैक्टर चालक आगे बढ़ता चला जाता है और फिर जो होता है वो सब आपके सामने है। ड्राइवर की नासमझी का नतीजा ये हुआ, सामान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। किसी तरह लोगों ने ट्रैक्टर के ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया। बुरहानपुर का एक और वीडियो देखिए। लोनी गांव में भारी बारिश की वजह से नाला उफान पर है। इसी दौरान एक युवक नाले में गिर गया और बहने लगा। तस्वीरें देखिए, युवक नाले के सैलाब में फंसा हुआ है। लोगों ने रस्सी की मदद से उसका रेस्क्यू किया, लेकिन जब तक युवक नाले में फंसा रहा लोगों की सांसें अटकी रही। घटना लालबाग थाने इलाके की है। युवक नाले में कैसे गिर गया ये साफ नहीं है। भीषण बारिश की वजह से गांव तालाब में तब्दील हो गया है। लोग किसी तरह रस्सी के सहारे बाढ़ से जूझते नजर आ रहे हैं। इस तरीके से पहाड़ों पर आफत भरी बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों की बात करें तो मूसलाधार बारिश ने यहाँ भी हाल बेहाल कर रखा है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की अगर करें तो यहाँ भी हालात जो है वो ज्यादा खराब है। तो दिल्ली से सटे नोएडा में भी हिंडन का पानी लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से नोएडा के कई जो निचले इलाके हैं वहां पर जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर सहारनपुर की बात करें, बिजनौर की बात करें, स्थिति खराब हो चली है। मूसलाधार बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं। हर तरफ सैलाब से त्राहिमाम मचा है। बाकी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके कुदरत की मार झेल रहे हैं। नोएडा में हिंडन नदी उफान पर है, लिहाजा निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने हिंडन किनारे रह रहे लोगों को मकान खाली करने को कहा है। जो हिंडन नदी है इसके किनारे पर जितने भी घर हैं इन सभी घरों को खाली कर दें। पहाड़ों पर प्रचंड बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। बिजनौर में गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। बिजनौर में कोटावाली नदी के रपटे पर अचानक बाढ़ आ गई और यात्रियों से भरी रोडवेज बस बाढ़ में फंस गई। तस्वीरें देखिए, बस किस तरह बाढ़ में आधी डूबी दिख रही है। रोडवेज बस बहराइच से हरिद्वार जा रही थी, जिसमें 40 यात्री सवार थे। बिजनौर हरिद्वार रोड पर जैसे ही बस फंसी, यात्रियों में चीख पुकार मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में प्रशासन मौके पर पहुंचा और यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। बाद में क्रेन के जरिए बस को निकाला गया। इस दौरान घंटों लोगों की सांसें अटकी रहीं। सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के पास सैलाब आ गया है। नदी में बाढ़ के चलते हर तरफ पानी भर गया। प्रशासन ने शाकुंभरी देवी के दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं को भूरा देव मंदिर के पास ही रोक दिया। अयोध्या में सोहवल से गोंडा जाने वाले ढेमवा पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। सरयू का जल स्तर बढ़ने के साथ ही यहाँ कटान शुरू हो गया है। दोनों जनपदों को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ की चपेट में आ गई, जिसके बाद सड़क का नामो निशान नहीं बचा। वहीं ढेमवा पुल को भी पानी के बहाव के चलते कटान का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अब खेतों से घूमकर नाव के सहारे दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। बागपत में हिंडन नदी उफान पर है। जहां तक नजर जा रही है, पानी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। इस पानी के बीच जंगली जीव भी भटकते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, हिंडन के पानी में मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। बारिश के चलते इन दिनों ये तस्वीरें आम हो गई हैं। तो लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से हालात ऐसे हो चले हैं कि क्या पहाड़ी इलाके, क्या मैदानी इलाके, हर जगह बर्बादी का मंजर पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के लेह और करगिल में भी सैलाब का सतम जो है वो टूट पड़ा। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में भी यही हालात है और साथ ही लद्दाख के लेह और करगिल में भी लगातार बारिश की वजह से सैलाब उमड़ पड़ा है। पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी है। कुल्लू मनाली बादलों के प्रहार से पहले ही तबाह हो चुके हैं, लेकिन हिमाचल में बादल फटने और पहाड़ टूटने का दौर थम नहीं रहा।
कुल्लू मनाली और सिरमौर के बाद अब शिमला में बादलों ने कोहराम मचाया है। तस्वीरें देखिए, शिमला के रोड चिड़गांव के लैला पंचायत में हर तरफ तबाही का मंजर है। घर मकान तबाह हो गए, 3 गाड़ियां बह गई, हर तरफ सैलाब का मलबा नजर आ रहा है। लैला पंचायत में सुबह 3 बजे के वक्त बादल फटा, जिसके बाद पहाड़ से आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त सैलाब आया होगा तो यहां का मंजर कैसा होगा। जब तबाही मची उस वक्त लोग घरों में सोए हुए थे। अचानक आए मलबे की चपेट में आकर 3 लोग भी बह गए, जो अब तक लापता हैं। हिमाचल में बादल फटने के साथ लैंडस्लाइड का सिलसिला भी नहीं थम रहा। भूस्खलन के चलते कोटखाई के अस्पताल परिसर में भी मलबा भर गया। कोटखाई बस स्टैंड के पास पहाड़ का हिस्सा गिर गया। पुलिस थाना कोटखाई के सामने भी भूस्खलन हुआ। उधर भूस्खलन के चलते किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊना, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन यानी 24 जुलाई तक चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। नेशनल हाईवे 205 मंडी कुल्लू रोड पर पहाड़ी दरकने की वजह से बंद हो गया है। उधर चंबा में भी लैंडस्लाइड के चलते पठानकोट नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। हिमाचल में बारिश के पहाड़ तोड़ प्रहार की तस्वीरें भयानक है। लगातार बारिश से राज्य की कई नदियां और नाले उफान पर हैं। सरकार ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को केंद्र की टीम ने हिमाचल में तबाही का जायजा लिया। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। चलिए उत्तराखंड की बात कर ले। उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। यहाँ किस तरह के हालात हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड की वजह से हाईवेज बंद हैं, घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बुनियादी जरूरतों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी बारिश का विकराल प्रहार जारी है। यहाँ उत्तरकाशी की यमुना घाटी में बादल फटने के बाद भारी बारिश हुई और हालात बिगड़ गए। पहाड़ से मलबा आने से कई गाड़ियां दब गई। सड़कों पर आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। मलबे की चपेट में आने से कई होटल, मकान और गाड़ियों को नुकसान हुआ है। गंगनानी के स्कूल में पानी भर गया। भारी बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे कई जगह पर बंद हो गया। यमुनोत्री यात्रा भी रोक दी गई है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के चलते बंद हो गया है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा में आने वाले यात्रियों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने चमोली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ में लगातार बारिश का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम से 15 किलोमीटर पहले बरसाती नाले में टेम्पो ट्रैवलर फंस गया। गैरसैंण मोटर मार्ग काली माटी में वॉश आउट होने की वजह से बंद है। हल्द्वानी में भी भारी बारिश का कहर बरपा है। यहां नैनीताल हाईवे बंद हो गया है। 2 गांव के पास पहाड़ से मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हुआ है। देर रात भारी बारिश के बाद यहां भूस्खलन हुआ। हरिद्वार के कई इलाकों में भी लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। कई इलाकों में कई फीट पानी भरा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि 7:27 पर बिल्कुल नए अंदाज में हम आपको दिखाते हैं हर रोज खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। लेकिन आगे बढ़ते हुए फिलहाल बात महाराष्ट्र की, क्योंकि माया नगरी मुंबई की बात करें तो हर साल की तरह इस बार भी मानसून में बीएमसी के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वहां जी हाँ, मुंबई की रफ्तार मानो थम सी गई है। मुंबई के अलग अलग इलाकों की बात करें तो यहाँ पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ठाणे में कमर तक पानी भरा हुआ है और पूरी मुंबई वासियों की अगर बात करें श्वेता तो जाम से जूझती हुई मुंबई जो है नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में आफत की बारिश एक बार फिर तांडव मचा रही है। मुंबई, ठाणे समेत कई जिलों में हाहाकार मचा है। मायानगरी मुंबई पानी पानी हो गई है। कई इलाकों में सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर, चेंबूर समेत कई जगहों पर जल भराव हो गया है। मुंबई से सटे पालघर में आफत की बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। पालघर को मुंबई से जोड़ने वाली सड़क पर सुबह लंबा जाम लग गया। ये तस्वीरें मुंबई अहमदाबाद हाईवे की हैं, जहां सुबह कमर तक पानी भर गया।
और हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जल सैलाब की ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई, हर तरफ पानी का तांडव दिखा और लोग सड़कों पर जूझते नजर आए। चंद घंटों की बारिश ने ही ठाणे शहर को डुबो दिया। सीवर से पानी उफान मारने लगा। वक्त रहते सीवर की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरें देखिए, भिवंडी में लोग जान हथेली पर रखकर सैलाब के बीच चलने को मजबूर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों ने बुजुर्ग शख्स के हाथ पकड़कर रोड पार कराया। ठाणे के कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्लासनगर में 2-2 फीट पानी भर गया। चलिए, बारिश के बाद अब आग की खबर आपको दिखाते हैं। यूपी के मेरठ में दरअसल भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। यहाँ एक पुलिस स्टेशन बताया जा रहा है कि भयंकर तरीके से जल गया। तो कैसे ये आग लगी, आग की वजह क्या रही, कितना नुकसान इसमें हुआ और कैसे पुलिस कर्मियों ने अपनी जान बचाई, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में। आग ने तांडव मचा दिया। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण है। तस्वीरें यूपी में मेरठ के सरधना की हैं। यह आग सरधना के पुलिस थाने में लगी। शनिवार शाम करीब 7 बजे ये आग भड़की। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आग की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गईं। धमाके की आवाजें भी आने लगी। आसपास के लोग भी घरों से बाहर निकलकर आ गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आग थाने के मेस में मौजूद सिलेंडर में लगी थी। खबर यह भी है कि आग में थाने के अंदर मौजूद कई कागजात भी जल गए। थाने में जिस जगह आग लगी थी उसके पास ही महिला पुलिसकर्मियों का बैरक भी है। समय रहते ही सारी महिला पुलिसकर्मी बाहर आ गईं और अगर आग बैरक तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 45 मिनट तक ये आग ऐसे ही धधकती रही। और आगे बढ़ते हुए आपको दिल्ली की गीता कॉलोनी की खबर दिखाते हैं, जिसकी वजह से वहां जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। जी हाँ, बताया जा रहा है कि एक आवारा सांड ने दरअसल सड़क पर खूब हंगामा मचाया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। किस तरीके से आवारा सांड सड़कों पर घूमता रहा, इधर उधर लोग दहशत में रहे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। आए दिन देश के अलग अलग हिस्से से आवारा जानवरों के हमले की तस्वीरें आती रहती हैं। ताजा मामला दिल्ली के गीता कॉलोनी का है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि सांड के हमले से लोग किस कदर दहशत में आ गए। सांड के अटैक की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि लोग आमतौर पर सड़क से आना जाना कर रहे हैं। तभी बीच सड़क चल रहा सांड स्कूटी सवार पर हमला कर देता है। सांड के एक वार से स्कूटी सवार 2 लोग सड़क पर गिरते हैं। सांड उन्हें लगातार कुचलने की कोशिश करता है। इस दौरान आसपास के लोग तेजी से इकट्ठा हो जाते हैं और सांड को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांड उन पर भी हमला कर देता है। सांड के हमले में एक शख्स दूर जाकर गिर जाता है। तभी एक शख्स डंडा लेकर आता है। सांड उस पर भी हमले की कोशिश करता है। लंबे समय तक सांड का यह तांडव बीच सड़क चलता रहा। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि की है। तो दिल्ली में सांड का तहलका हमने आपको दिखाया। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां कुर्नूल में एक हैरत अंगेज वाकया जो है वो घटा है। दरअसल यहाँ पर एक पति पत्नी के बीच जो विवाद था वो इतना ज्यादा बढ़ गया और इस बीच क्या आरोप लगाए गए एक दूसरे पर, वो आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अस्पताल में बैठा ये शख्स रो रो कर अपनी आपबीती बता रहा है। इसकी माने तो इसकी पत्नी ने लड़ाई के दौरान इसकी जीभ काट दी। ये घटना आंध्र प्रदेश के कुर्नूल की है। बताया जा रहा है कि दोनों ने साल 2015 में लव मैरिज की थी। 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पिछले 2 साल से दोनों के बीच काफी झगड़े होने लगे थे। शुक्रवार को झगड़ा इतना बढ़ा कि हालात यहां तक पहुंच गए। अस्पताल पहुंचे पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने जीभ ही काट दी। वो अस्पताल इलाज कराने के लिए पहुंचा था। हालांकि जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक दोनों एक बार पहले पुलिस में डिवोर्स के लिए पहुंचे थे, लेकिन काउंसलिंग के बाद दोनों वापस चले गए। अब ये मामला सामने आ गया है। हालांकि अभी तक महिला का पक्ष सामने नहीं आया है।
और अगली खबर हम आपको नागपुर की दिखाते हैं, जहाँ एक गेमिंग ऐप के घर जो चलाता था उसके घर पर जब छापा पड़ा तो करोड़ों की नकदी श्वेता बरामद हुई। बिल्कुल, नागपुर से ये खबर दरअसल सामने आई है। जब इसके घर पर छापा पड़ा तो 10 करोड़ बताया जा रहा है। 10 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती श्वेता, नकदी मिली है इसके घर से। ये आप खबर देखिए, आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरे बिस्तर पर नोट ही नोट फैले हैं। इतने नोट की गिनने के लिए मशीन बुलाई गई। ये तस्वीरें नागपुर से सामने आई हैं। पुलिस ने एक गेमिंग ऐप वाले के घर पर छापा मारा तो नोटों की ये बंडल बरामद हुए। इनकी गिनती शुरू हुई तो ये करीब 10 करोड़ रुपए की नकदी थी। पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। खबरों के मुताबिक बड़ी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी गेमिंग फ्रॉड की। ये शिकायत एक व्यापारी ने की थी, जिसके मुताबिक आरोपी अनंत जैन के कहने पर उसने 60 करोड़ रुपए इसमें लगा दिए थे। फिलहाल मुख्य आरोपी फरार है। अगली खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर से है, जहां एक टीचर के ऊपर छात्रों ने आरोप लगाया है कि छात्रों को टीचर दरअसल तिलक लगाने से मना कर रहे थे। और इसके बाद वहाँ जबरदस्त हंगामा हुआ और साथ ही छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। पूरी खबर क्या थी, मामला कहां तक पहुंचा, इस रिपोर्ट में जानिए आप। मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह एक स्कूल की टीचर पर बच्चों को तिलक लगाने से रोकने और हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने के आरोप लगे हैं। पूरा मामला शाजापुर के अल्फोंसा हायर सेकेंडरी स्कूल का है। बच्चों का आरोप है कि जब वो तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे तो टीचर ने उनका तिलक मिटा दिया, साथ ही हाथ में कड़ा पहनने से भी उन्हें रोका। शिक्षिका ने बच्चों से हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोला और कृष्ण भगवान को मानने की बात कही। तक क्यों विरोध कर रहे हो? किसने मना करा था टीका लगाने के लिए? टीचर टीका नहीं लगाने देती, रुद्राक्ष नहीं, और हाथ में कड़ा नहीं बांधने देती, कड़ा पहनने नहीं देती, और है ना हनुमान जी सबको पुकारे बोलती है, जय श्री राम नहीं लिखने देती कॉपी पे, और है ना बोलती है कि। इस मामले की खबर जैसे ही हिंदू संगठनों के साथ साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं को मिली, वो मौके पर जमा हो गए और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं आरोपी टीचर ने भी इस मामले में अपनी सफाई दी है। पुलिस का कहना है कि वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि ऐसी घटना दोबारा न हो। और बात अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की करते हैं, जहाँ एक लड़की की संदिग्ध मौत हो गई और मरने से पहले एक लड़की ने बयान भी दिया था। लड़की के घर वालों ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवती की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। पीड़िता ने अपनी मौत से पहले जो बयान दिया है उससे प्रशासन के सुस्त रवैये पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पीड़िता 2 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यह मामला मुरादाबाद के मुगलपुरा थाने इलाके का है। पीड़िता ने मरने से पहले अमान नाम के शख्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फोटो पे धमकी दे दिया, फोटो पे धमकी क्यों हमारा दवाई खाकर मर जाता। और क्या करेगा, दवाई चलने दी। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि अमान ने पीड़िता को 20 जुलाई को रेस्टोरेंट बुलाया और किसी बहाने से उसे जहर पिला दिया और उसके बाद पीड़िता को उसके दरवाजे पर छोड़ गया। ले गया वो होटल में, उन्होंने बताया कि होटल में ले गया। वहाँ से 5 बजे जब आई तो जगह में उनने हाथ में बोतल में पिला मारा, तो दवा में मार लगी थी और फिर उसको ना बोतल में करके पिला के और छोड़ के वो जीने में आन के गिर गई लड़की। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब वो थाने गए तो पुलिस ने उनकी एक न सुनी और इलाज का बहाना बनाकर उन्हें वहां से चलता कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच की बात कही है। जो जहर खाने की जो घटना है वो ही है। अभी इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। बोर्ड के माध्यम से एक बोर्ड गठित करके इसमें प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम कराया गया है और
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है और इसके अलावा इसकी जो जांच है वो क्षेत्राधिकारी कोतवाली को दी गई है। खबरों ने पूरे देश में एक सवाल उठाकर खड़ा कर दिया है कि आखिर सीमा हैदर की एंट्री भारत में हुई कैसे थी। अब जो रूट उसने लिया था उसको लेकर के भी कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। जी हाँ, प्राइवेट बस का इस्तेमाल किया तो क्यों किया, अगर वीडियो डिलीट किए अपने फोन से तो क्यों डिलीट किए, फोन टूट गया, सिम टूट गया, तमाम ऐसी चीजें सीमा को लेकर जो सवालों के घेरे में है। लोग सीमा के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी हैं। रिपोर्ट देखिए। सीमा हैदर मामले में हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। सीमा से एजेंसियों ने लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की। उस दौरान सीमा से पासपोर्ट, उसकी नेपाल से भारत यात्रा और मददगारों को लेकर सवाल किए गए। सीमा अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को निराधार बता रही है। इस बीच सीमा को लेकर एक और बात सामने आई है। दरअसल सीमा हैदर जिस तरह से नेपाल से भारत आई, उसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सीमा ने नेपाल से भारत आने के लिए प्राइवेट बस सर्विस को चुना ताकि उससे भारत का आईडी प्रूफ न मांगा जा सके। बस सर्विस के मैनेजर से वो अपना नाम गलत बताती है और उससे झूठ बोलती है कि उसके पास वैलिड आईडी कार्ड है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सीमा हैदर को कोई गाइड कर रहा था? क्या सीमा हैदर को लगातार कोई बता रहा था कि उसे किस तरीके से नेपाल से भारत जाना है? सीमा के फोन को भी जांच के लिए भेजा गया है और उससे डिलीट किया गया डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इस डाटा को पुलिस, एटीएस और खुफिया एजेंसियां खंगालेंगी। इसके बाद ही सीमा हैदर के मामले में कोई फैसला लिया जाएगा। जो कॉल डिटेल्स डिलीट कर दी गई या जो वीडियोस हैं उनको बनाया गया, डिलीट किया या जो अवेलेबल हैं उनको भी परखा जाएगा, जांचा जाएगा। उस टाइम वो उनकी लोकेशन कहाँ थी, क्या वो वीडियोस इंडिया में, पाकिस्तान में बनाए गए या कराची बनाया गया, दुबई में बनाए गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये जांच का विषय है। वहीं दूसरी तरफ सीमा के वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। एपी सिंह का कहना है कि अगर वो जासूस नहीं है तो उसे सचिन के साथ रहने दिया जाए। लेकिन सिटीजनशिप एक्ट को लेकर सीमा और एपी सिंह की राह आसान नहीं है। और चलिए अगली खबर मणिपुर से है। मणिपुर से दरअसल एक बार फिर से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। चूड़ाचांदपुर में बताया जा रहा है कि एक स्कूल में गोलीबारी की घटना देखने को मिली है, आगजनी भी की गई है। आपको ये भी बता दें कि राजधानी इम्फाल समेत मणिपुर के ज्यादातर इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वो जो वीडियो वायरल हुआ था 2 महिलाओं का, श्वेता, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उस मामले में 6 गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। मणिपुर में हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 समुदायों के बीच 3 मई से ऐसी हिंसा चालू हुई है कि इसे काबू करना बेहद मुश्किल हो रहा है। आगजनी और गोलीबारी की ये ताजा तस्वीरें चूड़ाचांदपुर से आई हैं। बताया जा रहा है कि देर शाम को तोरबंग गांव में कुछ लोगों ने एक स्कूल में आग लगा दी, जिसके बाद दूसरे गुट की ओर से फायरिंग की गई। चूड़ाचांदपुर उन जिलों में है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, जिसके चलते हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इन्हें रिलीफ कैंप में रखा गया है। 2 महीने से ज्यादा हो गए हिंसा के। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि घर कब वापस जाएंगे। हाल ही में वायरल हुए वीडियो के बाद प्रदर्शन भी हो रहे हैं। चूड़ाचांदपुर में महिलाओं ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। रेप और हत्या के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इस बीच गैंगरेप के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों का गुस्सा यह है कि इतने दिन बाद राज्य सरकार ने कदम उठाया, एक्शन भी नहीं लिया। 77 डेज के बाद वीडियो लीक होने के बाद 78 तारीख को एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उससे पहले क्या गिरफ्तार नहीं कर सकता था? क्या मणिपुर गवर्नमेंट सो रहा था क्या? इस बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। मणिपुर पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। और कल देर शाम देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। दरअसल श्वेता, छत्तीसगढ़ में बीजेपी वापसी कर ले, इसके लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अमित शाह ने यहाँ बड़े नेताओं के साथ बैठक की है और जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा को देखते हुए रणनीति आगे की तैयार की गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में क्या होता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रही है। छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में शामिल है जहां 2023 में चुनाव होने हैं। बीजेपी की कोशिश है कि राज्य की सत्ता में वापसी हो। इसकी तैयारी में पार्टी जुट गई है। कल देर शाम पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे।
शाह एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। खबरों के मुताबिक अमित शाह ने विशेष चुनाव अभियान चलाने की रणनीति बनाई है। कमजोर परफॉर्मेंस वाली सीटों पर मंथन किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि शाह ने प्रभावशाली लोगों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाने को कहा है। एक ही महीने में शाह दूसरी बार रायपुर पहुंचे। इसके पहले शाह ने 5 जुलाई को रायपुर में बैठक की थी। शाह ने पार्टी प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी को विधानसभा की हर सीट के हिसाब से रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर खाएंगे तमाम खबरें। तो देखिए देश में क्या कुछ हो रहा है वायरल 2 मिनट के सेगमेंट में। दिल्ली में एक बार फिर यमुना में पानी बढ़ सकता है क्योंकि हथनीकुंड बैराज से फिर पानी छोड़ा गया है, जो कि अगले 60 से 72 घंटे में दिल्ली पहुंच सकता है। कल 9 दिन बाद एक बार फिर हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़ा गया था। शुक्रवार को यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर था, जो शनिवार यानी आज डेंजर मार्क से नीचे आ गया था। लेकिन हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के चलते यह खतरे के निशान को एक बार फिर पार कर सकता है। पंजाब के कई इलाकों में बारिश की वजह से परेशानी हो रही है। जगह जगह से जल जमाव की तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें जालंधर शहर की हैं। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में बारिश लैंडस्लाइड ने भीषण तबाही मचाई है। सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा प्रबंधन और कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की गई। सैलाब की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी ने हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान पानी के बीच फंसे एक शख्स का प्रशासन ने रेस्क्यू किया। तो वहीं रामबन में लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया। हालांकि प्रशासन सड़क से मलबा हटाने में जुट गया है। लेह और लद्दाख में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेह में बारिश के बाद बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, तो वहीं लद्दाख में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बाढ़ और बारिश की खबरों के बाद है, चलिए मिनट के सेगमेंट के जरिए। असम के धुबरी में विजिलेंस और एंटी करप्शन यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। असम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने धुबरी जिला परिषद के सीईओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। जांच टीम को बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी। सीईओ के घर छापेमारी में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई डीआरआई को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डीआरआई की मुंबई जोनल यूनिट ने कोलकाता एयरपोर्ट से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सिंगापुर से आ रहे इस शख्स के पास से विदेशी ब्रांड की कई घड़ियां बरामद की गई। बाजार में इन घड़ियों की कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मुंबई डीआरआई को इस मामले में सूचना मिली थी कि एक शख्स विदेश से लग्जरी घड़ियों की तस्करी कर रहा है। इनपुट के आधार पर आरोपी की कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई। माफिया अतीक के गुर्गों पर यूपी पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने अतीक के करीबी आबिद प्रधान के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में साहिल नाम के एक युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी कामरान उर्फ कम्मू को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। युवती से शादी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। कुशीनगर के रहने वाले उत्कर्ष पांडे ने 2019 में वायुसेना की परीक्षा दी थी। उत्कर्ष परीक्षा में फेल हो गया था और इसकी जानकारी उसने परिवार वालों को नहीं दी। वो खुद को फर्जी अधिकारी के रूप में दिखाता रहा। वायुसेना के फर्जी दस्तावेज और आईडी कार्ड बनाकर ठगी करने लगा। फर्जी वायुसेना के अधिकारी के पास से 2 फर्जी प्रमोशन लेटर, 1 ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक पति पत्नी के मोबाइल पर बात करने से इतना नाराज हुआ कि चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद शख्स ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। पति का आरोप था कि पत्नी किसी से फोन पर बात करती थी।
हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और चलिए 2 मिनट के सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं सीमा हैदर से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। सचिन के पिता ने बताया कि सीमा बात भी नहीं कर पा रही है। सीमा के घर से गांव के ही एक डॉक्टर को निकलते देखा गया। इस बीच सीमा के वकील ने सीमा से मुलाकात की। बता दें कि सीमा को लेकर अब भी पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार है। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक गुलाम हैदर ने पाकिस्तान सरकार से मदद मांगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से गुलाम हैदर ने अपील की है कि मेरे बच्चों को सही सलामत वापस पाकिस्तान लाया जाए। बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई है। एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की। इस दौरान सीमा हैदर ने कहा कि मैं भारत की जेल में जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सीमा ने कहा कि वो सचिन से प्यार करती है, वो कोई जासूस नहीं। और सीमा ने माना कि उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो बिना वीजा के भारत आई। सीमा हैदर किसी भी हाल में सचिन का साथ नहीं छोड़ना चाहती। सीमा ने कहा कि कानून हमें अलग करेगा तो वो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सीमा के मुताबिक वो सचिन से बेइंतहा मोहब्बत करती है, सचिन को पति मानती है। दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई है। लेकिन क्या सीमा भारत में रहेगी या पाकिस्तान जाएगी, इसे लेकर कानून अपना काम कर रहा है। सीमा सचिन की लव स्टोरी बॉलीवुड की किसी फिल्म से कम नहीं, लेकिन ये प्रेम कहानी उतनी फिल्मी है नहीं जितनी दिखती है। जैसे कि हर प्रेमी जोड़े में प्यार के साथ तकरार भी होती है, वैसे ही सीमा और सचिन के साथ भी हुआ। दोनों में बीड़ी को लेकर झगड़ा होता था। सचिन सीमा को बीड़ी पीने से मना करता था, लेकिन सीमा को बीड़ी पीने की लत थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि बारिश के अलावा श्वेता तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की है। क्या अपडेट है इसको लेकर के इस रिपोर्ट के जरिए जान लीजिए आप। महाराष्ट्र में बाढ़ और सियासी गर्मी के बीच कल राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली में थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। शिंदे के साथ उनका पूरा परिवार था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरों में एकनाथ शिंदे के साथ ही उनके पिता श्यामाजी शिंदे, पत्नी लता शिंदे, बेटा श्रीकांत शिंदे, बहू रूपाली शिंदे और पोता रुद्राक्ष शिंदे मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में एक ट्वीट किया और शिंदे की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, महाराष्ट्र के गतिशील और मेहनती सीएम एकनाथ शिंदे जी और उनके परिवार से मिलकर प्रसन्नता हुई। महाराष्ट्र के विकास को लेकर उनका जुनून और उनकी विनम्रता बहुत ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद सीएम शिंदे अपने परिवार संग देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने पहुंचे। वैसे इन मुलाकातों के पीछे कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि खबर है कि जल्द ही अजित पवार भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से मिलने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अजित पवार गुट के बढ़ते प्रभाव से शिंदे गुट थोड़ा परेशान हो सकता है। और 32 साल की सेवा के बाद आईएनएस कृपाण को डीकमीशन कर दिया गया है। लेकिन भारत के इस कदम से चीन आखिरकार क्यों घबराया हुआ है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। 32 साल तक देश की सेवा करने के बाद आईएनएस कृपाण को डीकमीशन कर दिया गया। इंडियन नेवी ने कृपाण को वियतनाम पीपल्स नेवी को सौंप दिया है। वियतनाम के कैमरान अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर आयोजित हुए कार्यक्रम में इसे वियतनाम की सेना को सौंपा गया। शनिवार को हुई एक सेरेमनी में नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने आईएनएस कृपाण को वियतनाम पीपल्स नेवी के चीफ को सौंपा। यह सिर्फ भारत और वियतनाम की मजबूत दोस्ती का सबूत नहीं है, बल्कि इससे वियतनाम की साउथ चाइना सी में ताकत भी बढ़ेगी। दक्षिण चीन सागर में चीन के एग्रेसिव रवैये के खिलाफ इसे भारत के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह चीन का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ तनाव बढ़ा, उसी तरह चीन साउथ चाइना सी में भी दूसरे देशों के लिए परेशानी बन रहा है। वियतनाम की हालत साउथ चाइना सी में मजबूत होने से भारत को चीन को काउंटर करने में मदद मिलेगी। आईएनएस कृपाण को 12 जनवरी 1991 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। यह नेवी के ईस्टर्न फ्लीट का अहम हिस्सा रहा। इसमें मीडियम रेंज की गन लगी है और साथ ही यह मिसाइल और दूसरे वेपन से भी लैस है।
इंडियन नेवी ने वियतनाम नेवी को हथियारों के साथ आईएनएस कृपान गिफ्ट में दिया है। पिछले महीने वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान डियांग जब भारत आए थे, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत करते हुए वियतनाम को आईएनएस कृपान गिफ्ट करने का ऐलान किया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ज्ञानव्यापी फैसले को लेकर, वो आपको बता दें। दरअसल एएसआई सर्वे की मांग जो एएसआई सर्वे की बात सामने आई है, जो फैसला आया है उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जी हाँ, अंजुमन इंतजामिया कमेटी याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग कर सकती है। ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है मुस्लिम पक्ष याचिका दाखिल कर सकती है। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। अब इस सर्वे के खिलाफ श्वेता देखिए किस तरीके से मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मुस्लिम पक्ष। अंजुमन इंतजामिया कमेटी याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग कर सकती है। दरअसल वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दी है और इसी के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि 7:55 पर जरूर देखिएगा फ्रेश एंड फास्ट।